जी हां, तो आज का मुद्दा में बात करेंगे दहशतगर्द तंजीमों की। जी हां, दाइश का सरबराह माने जाने वाला अबू बकर अल बगदादी 5 सालों बाद एक बार फिर से मंजर आम पर आया है। दाइश का प्रोपेगेंडा करने वाले ग्रुप के अल फुरकान नामी मीडिया पर उसका एक फुटेज सामने आया है और 3 साथियों के दरमियान बैठकर बगदादी वीडियो में अपने खिलाफत छिन जाने पर बदला लेने की बात कह रहा है। बगदादी को 2014 के बाद से नहीं देखा गया है, लेकिन मौजूदा वीडियो में वो सेहतमंद नजर आ रहा है और साबिका वीडियो की अगर बनिस्बत बात की जाए तो वीडियो में उसकी उम्र ज्यादा दिख रही है। 5 साल कबल उसने शाम और इराक के इलाकों पर मुश्तमिल मौसूल से अपनी मुबैना खिलाफत का ऐलान किया था और वीडियो में उसने बागोज में दाइश की शिकस्त का एतराफ भी किया है। यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया है और यह सही है या नहीं, हालांकि अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकी है। ताहम अल फुरकान का दावा है कि वीडियो अप्रैल में रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में वो श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए दहशतगर्दाना हमले से लेकर बर्किना फासो, माली, लीबिया, सूडान और अल जज़ायर में होने वाले मुजाहरों तक सभी के बारे में बात कर रहा है। सीरिया में ISIS के सफाए के बाद ऐसा माना जा रहा था कि दुनिया से दाइश का खात्मा हो गया है, लेकिन श्रीलंका में सिलसिलेवार धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद एक बार फिर से दाइश पैर पसारने लगा है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या हिंदुस्तान को भी ISIS से होशियार रहने की जरूरत है। यह सवाल सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि लगातार इस तरह के जो लोग हैं वो इस फिराक में रहते हैं कि आखिर किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर दहशतगर्दाना हमलों की तो 26/11 का अटैक भी हिंदुस्तान ने देखा है। इसके अलावा और भी तमाम जो अटैक्स हैं वो देखे गए हैं। तो क्या इन सब से बचने की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले सभी खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेजर जनरल अश्वनी सिवाज साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इसके अलावा रविंद्र सचदेवा हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही स्टूडियो में तशरीफ फरमा है अब्दुल हमीद नोमानी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है और इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ISIS लगातार इस मॉड्यूल पर काम कर रहा है कि वो किसी तरीके से आपके जो बच्चे हैं उनके जहन में इस तरह की नफरत पैदा कर दे कि वो आने वाले वक्त में जगह जगह पर धमाके करे। और इसी तरह का जो मॉड्यूल हमने देखा है कि श्रीलंका में जैसे देखने को मिला है वैसे ही यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी NIA ने कई जगहों पर छापेमारी की है और इसमें यह कहा गया है कि इन लोगों के इस मामले में कुछ आरोपियों के साथ जो जिनके ऊपर इल्जामात है रिश्ते होने का शक या खदशा जाहिर किया गया है। सर, सबसे पहले मैं मेजर जनरल अश्वनी सिवाज साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अमूमन ऐसा देखने में आता है कि जब कभी भी ISIS या फिर उनके साथ के जो लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो भी कोई हमला होता है उसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं, खासतौर पर न सिर्फ इसलिए कि उनका अलग अलग जगहों पर नाम हो जाए ताकि वो दहशतगर्द को और भी ज्यादा पनाह दे सके और साथ ही साथ ये भी कह सके कि हाँ, हम अभी भी जिंदा है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, पर इसको हमने इस तरीके से देखना है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं कि जो इस्लामिक स्टेट है सीरिया और इराक के बाद जब इनको बिल्कुल वहां से हरा दिया गया था तो वहां से वो जो भी बच गए थे उनको इन्होंने हिदायत दी थी जो इनके अबू बकर अल बगदादी हैं कि आप अपने अपने देश में जाएं और वहां पर आप अपना काम करते रहें। कि हुआ क्या कि वहां पर इनको मिलिट्री डिफीट तो होगी, मगर जो आइडियोलॉजी है इस्लामिक स्टेट की, जो एक बड़ी भयंकर आइडियोलॉजी, वो अभी भी जिंदा है। इसी प्रकार इसीलिए कि जब ये इराक और सीरिया से अभी जैसे ही ये अंत में ये लास्ट जो वेस्टर्न था सीरिया में हफूज वो भी खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं इसने बताया अबू बकर अल बगदादी ने कि इसका बदला लेना चाहिए। तो एक माहौल पूरे वर्ल्ड में ऐसा फैल गया है कि सीरिया इराक से तो ये आप डिफीट कर दिए, मगर ये अफगानिस्तान की तरफ आ गए, साउथ एशिया में आ गए और साउथ ईस्ट एशिया में आ गए। एक नया प्रकार का जो एक नया जो आपका तो डेंजर पैदा कर दिया इन्होंने। और ये जो इस्लामिक स्टेट से जो प्रभावित होते हैं जिस भी देश में, वो उनको बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए। पहले तो ये इस्लामिक स्टेट में गए थे, जो लोग वापस आए हैं अपने अपने देश में, वो एक प्रकार उस मानसिकता से गूंज रहे हैं कि भी हम इस्लामिक स्टेट के हैं
तो कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, उनको उनसे कांटेक्ट करना मुश्किल नहीं है। तो ये एक प्रकार की बहुत बड़ी साजिश है। इस्लामिक स्टेट आज की तारीख में बहुत बड़ी डेंजर बन गई है। अब जैसे आपको पता श्रीलंका में क्या हुआ कि ये जितने भी थे इस्लामिक स्टेट से प्रभावित थे, और आपको पता है ये जारन हाशिम जो कि नेशनल तवाइस जमात के लीडर थे, वो इस्लामिक स्टेट को वही पनाह दे रहे थे, और वो अबू बकर अल बगदादी के एलिगेंस में थे, वो वहां पर भी कर रहे थे, केरला और तमिलनाडु में भी आए, और जाकिर नाइक के साथ भी उन्होंने उनका समझौता था। तो एक प्रकार से ये हुआ क्या कि ये जो भी प्रभावित होते हैं इस्लामिक स्टेट से, उनके अंदर एक मन में धारणा आ जाती है कि वो इसके लिए, रिलीजन के लिए कुछ भी करें। इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आ रही है, पहले सोचा जा रहा था शायद जो भी इस्लामिक स्टेट से प्रभावित होते हैं वो बच्चे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं या गरीब हैं, मगर एक ये नई चीज आई है कि जो कि एक जैसे जारन हाशिम है, एक बहुत अच्छी फैमिली से था और ये काफी एजुकेटेड था, ऐसे जो बंदे आने लगे हैं। ये क्या गलती हो रही है पूरे वर्ल्ड में कि प्रभावित हो रहे इस्लामिक स्टेट से, और आप अपने देश के अगेंस्ट, अपने देश के लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि इसको डी रेडिकलाइजेशन कैसे करें, कैसे इन बच्चों को दोबारा हम उस मेन प्लेटफॉर्म में लाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है उससे रोकना होगा। रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि श्रीलंका के अंदर जो अटैक्स हुए हैं हर किसी ने मजम्मत जरूर की है, लेकिन श्रीलंका बहुत ही करीब है हिंदुस्तान के, सभी को मालूम है। और जिस तरीके से हमारे भी कई सारे हिंदुस्तानी वहां पर गए थे, वो भी इसके अंदर शामिल रहे थे, और वहां पर उनकी भी जो है वो हलाक हो गए हैं। सवाल यहां पर ये उठता है कि हिंदुस्तान के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं पैर पसार, जैसे अभी सर ने भी बताया है कि वो किसी ना किसी तरीके से यहां पर अपनी आमद कर रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए, ऐसे दहशतगर्दों को रोकने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या कुछ करना चाहिए? मैं इसको दो पार्ट्स में आंसर करना चाहूंगा आपके प्रश्न को। जी, आपने पूछा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या करना चाहिए, उसमें तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जनरल सिवाज जैसे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, और भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश के और अलग अलग देशों के, सब लोग बैठे और कुछ वेज निकालें जो भी हो सकता है इस चीज को सिक्योरिटी एंगल से रोकने का। वो एक रास्ता था। पर उसके साथ जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं बार बार इस डिबेट पे आऊंगा वापस, वो बात है कि अभी हम कह रहे हैं इन बच्चों को, राइट, हमें ये देखना है कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल में क्या होने जा रहा है हमारी सोसाइटीज में। ये बात केवल भारत की नहीं है, श्रीलंका की नहीं, अमेरिका की नहीं, सीरिया की नहीं, रशिया की नहीं, पूरी दुनिया की है जी। इस चैलेंज से निपटने के लिए एक क्लियर कट मेरे को जो दिखता है, जिसकी इनफैक्ट हम एडवोकेसी कर रहे हैं, हम एक थिंक टैंक है इन मामलों को लेके, हम इसको विश्व भर में इस मुहिम को चला रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं जी। उसमें हम ये कह रहे हैं लिव एंड लेट लिव का एक करिकुलम इंट्रोड्यूस हो जी। अब ये बात आप ध्यान से सुनिए आधे मिनट में जी। मैं ये कहता हूं कि 5 साल का जो बच्चा पहली क्लास में जाता है किसी भी स्कूल में, रिलीजियस स्कूल हो या नॉन रिलीजियस हो या बोर्ड स्कूल्स हो, जो भी स्कूल्स हो, जो भी बच्चा जा रहा है 5 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक, उन 5 सालों में रोज एक 15 या 20 मिनट का एक पीरियड होना चाहिए जिसका फिलॉसफी हो लिव एंड लेट लिव। उसको सारे मजहबों की पॉजिटिव चीजें, ये नहीं कह के हिंदू ये कहते हैं, मुसलमान ये अच्छी चीज कहते हैं, पारसी ये अच्छी कहते हैं, नहीं, सबका एक कॉमन एलिमेंट लेकर के एक करिकुलम बने जो बच्चों को 5 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक रोज कुछ करिकुलम, कुछ पढ़ाई, कुछ गेम्स, एक्टिविटीज कराई जाए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आज के बाद, जब देखिए एक बात है, ये टेररिज्म का जो वायरस और ये पॉइजन जो आ गया है, ये हमारी सिविलाइजेशन प्लैनेट अर्थ से अनफॉर्चुनेटली अब शायद नहीं जाएगा। पर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो ब्रेन वॉश की बात होती है कैसे रोका जाए। ब्रेन वॉश तो होते रहेंगे, बट हम कम से कम उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे आज कल जाकर के बड़े हों, जो अडल्ट्स हों सोसाइटी में, जो कुछ गलत रास्तों में जाने वाले हों, इस तरह से जाएं पर कम जाएं। उसको रोकने के लिए हमें ये एक तरह से आप कहिए ये एक मैंडेटरी होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आदि क्या कर पा रही है, हमारी पूरी दुनिया, पूरी सारे देश, हमें रोकना है, फाइट करना है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सब।
सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा। और हर रिलीजन से जितना ज्यादा आप एक को मारेंगे उस रिलीजन के लोग और गुस्सा होंगे, बिल्कुल वॉर करेंगे और दूसरा भी आएगा। तो ये स्पाइरल चलता रहेगा। इसमें डेफिनेटली स्मार्ट इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिक्योरिटी, वो सारी चीजें हमें डालनी है, पर उसके साथ हमें एक प्रैक्टिकल स्टेप, जो सब कहते हैं क्या करें, मेरे विचार से बड़ा प्रैक्टिकल चीज है। इसको भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में इसको इंप्लीमेंट होना चाहिए कि पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास, 5 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक हर बच्चा, उसको हर रोज 15 मिनट स्कूल में एक पीरियड होना चाहिए, एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग टाइप होनी चाहिए, और सीरियसली ये उनकी एजुकेशन में जाना चाहिए, तब जाके लॉन्ग टर्म, दिस इज लॉन्ग टर्म थिंग। शॉर्ट टर्म में इसका कोई जवाब नहीं अदर देन आप हमें मारो हम आपको मारेंगे। जैसे ये बात बता रहे थे कि ये जो कार्रवाई है ये लॉन्ग टर्म की, किस प्रकार से हम एक बदलाव लाएं पूरे वर्ल्ड में, और ये सोच में बदलाव लाएं कि एक धर्म दूसरे धर्म के अगेंस्ट नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं, हम भारत जो पूरे के पूरा वर्ल्ड है एक ही है, और इसके अंदर हमने मिलके रहना है। जब ये भावना पैदा हो जाएगी कि इंसान से इंसान की मोहब्बत हो, इंसान इंसान से ना लड़े, ये तो पक्का जरूरी है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें ये चीज डालनी है। पर जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई लॉन्ग टर्म तो उन्होंने बताया, शॉर्ट टर्म में जो अभी आपके बिल्कुल केरला, तमिलनाडु, सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर ये एक प्रकार डेंजर जो इस्लामिक स्टेट का है, बहुत बड़ा डेंजर है। इसको याद रखो, ये जारन हाशिम है, ये 3 से 4 बार आ चुका है केरला और तमिलनाडु में, और इसने अपनी जड़ें फैला चुके हैं इस्लामिक स्टेट ने। हम कहीं ना कहीं डिनाइल मोड में गवर्नमेंट कि हमारे कोई भी लोग वहां नहीं गए हैं, हमारे बहुत लोग गए हैं और वो वापस भी आए हैं, और वो एक थ्रेट है। मगर एक बात माननी पड़ेगी कि हमारा लास्ट 5 साल से जो इंटरनल इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छा रहा है, और उसमें बदलाव आया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो दूसरे स्टेट के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी, ये मिलके एक प्रकार से अच्छा इंटेलिजेंस पैदा कर लिया है कि इससे क्या क्या कि हमारी जो काबिलियत है देश की इतनी बढ़ गई है कि इससे पहले कि टेररिस्ट स्ट्राइक कर पाए उसको प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। और यही एक बड़ी खासियत की बात है कि जो चीज हो रही थी श्रीलंका में उसकी खबर भी हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अप्रैल को, 11 अप्रैल को और 2 घंटे पहले दी। ये एक बदकिस्मती है श्रीलंका की, उन्होंने इस पे एक्ट नहीं किया। अगर वो एक्ट करते तो शायद कुछ ना कुछ इनमें से हादसे नहीं होते। बिल्कुल हादसे नहीं हो सकते थे। ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा अब्दुल हमीद नोमानी साहब, क्योंकि अब मैं इसको रिलीजन से जोड़कर इसलिए कह रहा हूं कि अमूमन ये बात निकलकर सामने आती है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, हमेशा ये बात कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो इस्लाम से जोड़कर इसको देखते हैं, और जो दहशतगर्द होते हैं वो बाकायदा इस्लाम का हवाला देकर ये बात कहते हैं कि भाई आप जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ये बात जाहिर तौर पर बिल्कुल बेबुनियाद है, लेकिन वो इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि लोग वहां पर जो है इसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। देखिए, समाज में जो एक तरह की रोमानियत और फैंटेसी है और वर्चस्व का जो मुद्दा होता है जी, ये जो आप देख रहे हैं दहशतगर्दी की सरगर्मियां जो है जी किसी देश में या पूरी दुनिया में, ये एक तरह जो है ये तिजारत कारोबार जो बन चुकी है। जो ऊपर वाले हैं ना, वो कहीं न कहीं बड़ी ताकतों से जो है वो लेन देन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो इसमें जो है वो धर्म को जो है, किसी भी धर्म को बीच में लाना जो है वो सही नहीं होगा। लेकिन जो इस तरह की सरगर्मियां हैं, आप जो है इसके जो है वो 3 सिमत है। एक तो जो है वो सरकार है, दूसरा ये समाज है, तीसरे जो उसके पेरेंट्स हैं और जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं। ये भी जरूरी है कि वो नजर रखे कि हमारे बच्चे जो है कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलजुल रहे हैं। तो और चौथे नंबर पे जो है अगर जो है वो किसी का अपराध जो है वो सिद्ध हो जाता है और वो जुर्म जो है वो साबित हो जाता है, तो उसको सजा देने के सिलसिले में फैसला जो है बहुत जो है हिम्मत और जुर्रत से करना चाहिए। हमारे यहाँ जो सजा नहीं होती है ना, तो सोचते हैं कि चलो ऐसे हो जाएगा ये, बिल्कुल। तो ये जब तक ये नहीं होगा, हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि मुद्दों की जो है वो तशहीर करके वोट बैंक की जो है राजनीति होती है।
ये नहीं कि उसको जो है वो खत्म किया जाए अपराध को। जो वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर ख्वाजा, क्योंकि जिस तरीके से सर ने अभी बात कही नोमानी साहब ने कि पॉलिटिकल एंगल इसके अंदर ले लिया जाता है, जो मेन मुद्दे उनको छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती है। जी, वो ये है कि दहशतगर्दी जहां भी हो रही है, जिस शक्ल में भी हो रही है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। पहले तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखें कि तमाम दुनिया में इस वक्त जो है वो वायलेंस ने इस कदर अपनी जगह बना ली है और टॉलरेंस इस कदर कम हो गई है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में कभी आपको यूरोप दिखाई देता है, कभी आपको अपना मुल्क दिखाई देता है, कभी आपको अपना पड़ोस दिखाई देता है। कम और बेश सब जगह इस किस्म के वाकयात जो हैं वो हो रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जहां एक तरफ हम इन तमाम वाकयात को कंडेम करते हैं, हमें कंडेम करना चाहिए और उसमें कुछ दायां बायां भी नहीं करना चाहिए और कोई इफ एंड बट्स भी नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल। उसके साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आज की तारीख में। बिल्कुल। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को आज तक हमारी सिविलाइज्ड वर्ल्ड ने उसको अपना एजेंडा नहीं बनाया है। ये जो लोग भटकते हैं, इनको भटकने के लिए कोई ना कोई जमीन मिलती है और वो जमीन जो मिलती है उससे ये इस रास्ते पर निकल जाते हैं। जहां तक ताल्लुक है मजहब का, देखिए अगर आप देखें तो कोई भी मजहब इस किस्म के एलिमेंट से पाक नहीं है, कम ज्यादा हो सकते हैं। ये और यही बुनियादी वो लॉजिक है और मंतक है जिसकी वजह से तमाम अक्रॉस द बोर्ड हमारे मुल्क में भी तमाम ताकतें और हमारे मुल्क से बाहर भी तमाम कुव्वतें जो हैं वो ये कहती हैं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। यानी ये बात इसी वजह से कही जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कस्म के वाकयात के अंदर जो अभी मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो मुजरिम है जिसने ये जुर्म किया है, उस मुजरिम को न सिर्फ ये मुजरिम बल्कि कोई भी मुजरिम अगर किसी भी मुल्क में निज़ाम अदल दुरुस्त होगा, जुडिशल सिस्टम सही होगा और सजाएं जो हैं वो 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल के बाद अगर वो सजाएं मिलेंगी तो हम इस तरह की जो ये दहशतगर्दी है या इस किस्म का जो एक्सट्रीमिज्म है इस पर हम काबू पाने में नाकाम इसी वजह से रहते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि तमाम बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस तरह के जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए कि इस किस्म की जो भी सरगर्मियां जहां पर भी एंटी नेशनल हो, चाहे एंटी सोशल हो, एंटी ह्यूमन हो, जहां भी इस किस्म की सरगर्मियां हो वहां पर बिना किसी इम्तियाज के, नाम बगैर देखे, इलाका बगैर देखे, जुबान बगैर देखे जो है अगर इंसाफ होगा और सजाएं बर वक्त मिलेंगी तो इन तमाम चीजों पे काबू पाया जा सकता है। और आखिरी बात जो मैंने जो शुरू में कही थी वो ये है कि जहां एक तरफ हमें इस सिलसिले के अंदर एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को मूव करने की जरूरत है, वहीं हमको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर भी पूरी तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है रोबिंद्र जी, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि इससे जो जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको थोड़ा सा अलग करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम देखें अभी हमने पिछले दिनों देखा है कश्मीर के अंदर कुछ टूर्नामेंट्स स्टार्ट किए गए हैं, बच्चों को क्रिकेट की तरफ लेकर जाया गया है ताकि उनका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो सके। क्या इसी तरह की पॉलिसी जिस तरीके से आपने बताया कि ये एक रिजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए और उसके हिसाब से कि भाई आपने बच्चों को ये एजुकेशन जरूर देनी है, सारे मजाहिब के बारे में बताना है, कोई मजहब किसी के खिलाफ नहीं है, ये तमाम चीजें अगर दी जाएगी तो कम से कम इसको रोका जा सकता है। नो एब्सोल्युटली, आई थिंक मेरे से पहले अभी जो बात हो रही थी कि टॉलरेंस को कुछ तवज्जो देना चाहिए, साहब कह रहे थे या मेंशन कर रहे थे, मैं कहूंगा टॉलरेंस और इस अप्रोच को, और बड़ी कॉन्क्रीट बात कह रहा हूं मैं, अभी ये बात हो रही है कि जस्टिस एंड जैसे आप कह रहे हैं कश्मीर में क्या गया, वहां तो कौन बनेगा करोड़पति खिलवा रहे हैं अब दूरदर्शन, यू नो, टू ब्रिंग द यूथ इन, इस तरह की चीजें चलेंगी। बट एक कॉन्क्रीट स्पेसिफिक स्टेप जो मैं एडवोकेट कर रहा हूं वो ये है कि पहली जमात से लेकर के 10वीं जमात तक हर रोज 15 मिनट लिव एंड लेट लिव पर एक पीरियड होना चाहिए हर स्कूल में, दुनिया भर में, केवल इंडिया में नहीं जी, हर जगह होना चाहिए। और देखिए बात ये किसी एक मजहब की दूसरे की नहीं है, हर रिलीजन में आ रहा है, आपके एक्सट्रीमिज्म हर रिलीजन में आ रहा है, क्योंकि गुस्सा आता है, तैश आती है, वो भी रिवर्ट करते हैं। क्राइस्ट चर्च में क्या हुआ, ओके, और कहां क्या हो रहा है, तो वो आना चाहिए। तो मैं एक बहुत बड़ी कॉन्क्रीट चीज कह रहा हूं, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस करिकुलम में जो पढ़ाया जाए बच्चों को, ये पढ़ाया जाए कि हर रिलीजन अच्छा है, नहीं, बेस किसी रिलीजन की बात ही ना हो, बिल्कुल, बट हर रिलीजन के जो अच्छे पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, टॉलरेंस वाले जो पॉइंट्स हैं, कंपैशन वाले पॉइंट्स हैं, लिव एंड लेट लिव की स्पिरिट है, फ्रेंडशिप की है, कैरेक्टर बिल्डिंग की है, इस तरह की पढ़ाई और इस तरह की गेम्स एंड एक्टिविटीज हर रोज हो।
हर एक पीरियड हो, हर क्लास में डिफाइंड हो। इसी चीज में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, बीच में रोकते हो आपको, क्योंकि हमने पिछले दिनों एक खबर पढ़ी थी और उस खबर के अंदर ये था कि एक छोटा बच्चा सिर्फ इसलिए परेशान हो जाता है कि उसके दोस्त कहते हैं कि भाई आपके लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं। ये मैं 5th क्लास की बात कर रहा हूं और उसने बच्चे ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। तो पेरेंट्स को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि बच्चों के सामने क्या बात रख रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली देखिए, ये कहा जाता है कि पेरेंट्स को करना चाहिए और हमें अपने घरों में देखना चाहिए। ये तो देखिए वेग, आई मीन आई एग्री, ये चीजें होनी चाहिए, पर कैसे होंगी? मैं जो आपसे, हम जो इस समय मैं मतलब सजेस्ट कर रहा हूं, मैं एक तरह का प्रैक्टिकल रोड मैप दे रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं। हम कहते हैं कि हमारे घरों में हमें अपने देखना चाहिए कि बच्चे कहां जा रहे हैं, डेफिनेटली देखना चाहिए कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, कितना हो रहा है। कुछ हम उसको मॉनिटर या उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक रोड मैप जो हो सकता है लॉन्ग टर्म में चेंज लाने के लिए। और एक बात याद रखिए आप, इसके बावजूद भी एक्सट्रीमिज्म खत्म तो नहीं हुआ बिल्कुल, राइट, पर यह कि आपके नंबर्स कम आ जाएंगे अगले 10-15 साल बाद जब से ये चीज चालू होगी। तो इसको इमरजेंसी लेकर के भारत के अंदर ही नहीं, भारत में, दुनिया भर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आपकी मिलती है, किससे मिलती है? कुछ इराक को लेकर के, वो भी नहीं मिलती बाय द वे, राइट, नॉर्थ कोरिया को लेकर मिलती है। क्या करती है? ओके, ISIS को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रही है? यूएन की जो भी कर रही है, एक मिनट सर, है ना, अगर इस चीज को लेकर के सारे देश माने और इकट्ठे हो कि ठीक है, हमें अपनी पूरी कंट्रीज में हमारे बच्चों को, सबको एक बेसिक वैल्यू एजुकेशन जिसकी फिलॉसफी है लिव एंड लेट लिव, वो उनको इम्बाइब करी जाए ताकि लॉन्ग टर्म में ये रिड्यूस हो, ये क्योंकि इस पूरे प्लेनेट को खतरा है। बिल्कुल, प्लेनेट को खतरा है यहाँ पर। अश्विनी साहब, क्योंकि अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से सर ने बताया कि हमें जो है कानून और सख्त करने होंगे। ठीक है, हर मुल्क के अंदर कभी भी कोई इस तरह का दहशतगर्द हमला होता है, उसके बाद कहते हैं कि हम और मुल्क के अंदर जो है कानून बढ़वाएंगे, नए बनाएंगे, सख्त कानून बनेंगे। क्या सिर्फ इतने तक ही महबूद है या फिर इससे आगे भी हम इसको और कुछ इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं? जैसे कि मान के चलिए अगर किसी की इमलाक है उसको जो है जब्त कर लिया जाए, या फिर और कुछ एजेंडे जो है लागू कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक बोला। देखो, आपको एक लेसन सीखना पड़ेगा श्रीलंका से कि श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ा हादसा होगा जहां पर आपके चर्चेज के अंदर और आपके जो होटल थे उन पे अटैक हुआ और 253 के करीब आदमी मर गए, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस पे एक्ट नहीं किया जो इंटेलिजेंस भारत ने उन श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ शेयर किया था। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब ये अटैक हो गए उसके बाद जो श्रीलंका ने एक्शन दिखाए हैं वो सीखने लायक है पूरे के पूरे संसार के लिए और स्पेशली भारत के लिए, कि 5-6 चीजें उन्होंने बहुत अच्छी की। पहली बात तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, उसके बाद उन्होंने क्या, अपना जो सोशल मीडिया है जिससे डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही थी, उसको बैन कर दिया। तीसरी बात ये कर दिया कि भाई उन्होंने बोला कि भाई कुछ टाइम के लिए आप जो है ये पूरा फेस नहीं कवर करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से ये नहीं। उसके बाद उन्होंने अगला स्टेप जो लिया कि भाई आप जो हैं जिसका भी चेक करना चाहते हैं बिना वारंट के चेक कर सकते हैं। उससे हुआ क्या कि जो सिचुएशन खराब हो गई थी वो सिचुएशन उन्होंने कंट्रोल में लाने में कम 3-4 दिन में कर लिया। जो टेररिस्ट थे उनके ऊपर वो बहुत जबरदस्ती आए। जैसे आपको पता, पुलवामा अटैक के बाद जब हमारे 40 CRPF के जवान मरे थे तो जो फैमिली थी पुलवामा अटैक के जिन्होंने ये किया था, उसकी फैमिली उसको बता रही थी कि किस वजह से उन्होंने किया, मगर वो एक किसी तरीके से जस्टिफाई कर रही थी। मगर यहां क्या करते हैं, श्रीलंका ने जो उसके फैमिली मेंबर थे, जो भी हो सकते थे इन्वॉल्व, उन सबको राउंड अप कर लिया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि श्रीलंका ने जिस अटैक के बाद जिस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में किया, ये एक सीखने लायक है भारत के लिए भी कि हमारा क्या होता है, इंडिया में कोई एक्शन हो जाता है कि हमारा पुअर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, मीडिया उसको कवर करना स्टार्ट कर देता है और कहीं ना कहीं जो काम इंटेलिजेंस एजेंसी ने या सिक्योरिटी फोर्स ने करना है उसमें खामियां आ जाती हैं। तो ये हमें सीखना है श्रीलंका से। अब जो मैं बात कर रहा था पहले कि एक अच्छी बात है कि हमारे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और IB और रॉ और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक अपना
ताना बाना बन लिया है पूरे देश के अंदर कि कम से कम अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, पता लगाना, उसके बाद प्रीएम्प्ट करना। क्योंकि अब हमको सोचना है, जैसे सब पैनलिस्ट बता रहे हैं कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है, टेररिज्म इंसानियत के अगेंस्ट है, इसके अंदर कोई धर्म की बात नहीं है, और हम एज ए देशवासी सबको इकट्ठा होना होगा इसके लिए, लड़ने के लिए। ये बात हमने समझनी है। और जो बातचीत कर रहे थे कि हमें ना फेनेटिक्स नहीं होना, हर रिलीजन अच्छी चीजें सिखाता है, मिलकर रहना है, पहला देश फिर रिलीजन। जब हमारे अंदर यह बात आ जाएगी कि हमारा पहला देश और फिर रिलीजन, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी आपके फौज से, कि फौज के अंदर जो जवान आता है पहले वो भारतीय है और फिर उसका रिलीजन है। हम आपको मैंने बता रहा था पहले भी, एक मैग वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही इकट्ठे होते हैं और उसमें प्रेयर भी सारे इकट्ठे करते हैं। एक प्रकार से देश के अंदर यह माहौल होना चाहिए, धर्म पे ना बटे, कोई धर्म किसी से सिखाता नहीं। क्यों नहीं हम भारतीय बन के रहें, क्यों नहीं हम इकट्ठे चलें? अगर हमारे अंदर एकता है तो ये जो इस्लामिक स्टेट जो यहां पर अपना पंख गुजारने की कोशिश कर रहा है वो अनसक्सेसफुल होगा। यही नहीं, जो ISI है वो भी किसी न किसी तरीके से यहां पर सक्सेसफुल इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर दरारें हैं। हमें यूनाइट होना पड़ेगा, और यही वजह है कि अगर हम यूनाइट जब तक नहीं होंगे तब तक वो लोग इस चीज का फायदा उठाते रहेंगे। लेकिन अब्दुल हमीद नोमानी साहब, क्योंकि बार बार जिक्र होता है यहां पर कि मजहब को लेकर बात निकलकर सामने आ जाती है, अब हमें इसको लेकर क्या कुछ सीख अपने मदारिस में देनी चाहिए, अपने बच्चों को देनी चाहिए, या फिर इसके अलावा अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर देनी चाहिए? जिस तरीके से रोबिंदर सर ने भी कहा है कि एक एजुकेशन का एक पूरा लेसन होना चाहिए और उसके हिसाब से ही जो है इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इसके हिसाब से और क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, होता क्या है, एक है मजहब में कि यह है नहीं है, एक मजहब का और उसके नाम पे जो है लोगों को भड़काना और उसका गलत इस्तेमाल, ये आज से नहीं है, हजारों साल से हो रहा है कि जो है मजहब में एक दूसरे को आमने सामने कर दिया जाता है कि ये हमारा दुश्मन है उसको खत्म करो, ये काफिर है उसको खत्म करो। तो ये जो एक जहन बनाया जाता है, ये होता ये है कि आपने देखा होगा कि ये जितने लोग अभी तक गए हैं वो मदरसे के पढ़े हुए नहीं है, और चूंकि हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत सीमित दायरे में, और समाज जो है वो बहुत बड़ा है, और ये सब काम जो है बहुत गुप्त रूप से होता है, खुफिया अंदाज में। और जो है आज के दौर में जो जिस तरह जो है सोशल मीडिया जो है ताकतवर जो है हो गया है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जी हमारे यहाँ जो मदरसों में और मस्जिद का इमाम ये बताते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे हम अगर जो है आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो उन लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया जाता है कि ये मुल्ला मौलवी जो है ये जो हमें वो गलत रास्ते पे आ रहे हैं, असल तो जिहाद है ये। अब ये उनको पता नहीं कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद जो है वो सिर्फ जो है वो जो है मान्यता प्राप्त जो है वो स्टेट का काम है जब आपका उससे सिंधी न हो। अगर आज की तारीख में कोई देश जो है वो सिंधी से बाहर नहीं है जी, जो है वो आपका यूएनओ है, सब में जो सिंधी है, एक दूसरे देश की दूसरे में जो है एम्बेसियां हैं। तो ऐसी हालत में इस्लाम में जो है लड़ाई करना, जंग करना, उसके ऊपर हमला करना जो है वो निषेध और हराम है जी, ये इस्लामी शरिया के हिसाब से। लेकिन जो लोग जो भड़काते हैं वो खुद जो है धर्म को सही तरीके से नहीं जानते हैं, वो जो है वो दादा है। जैसे मैंने कहा ना कि वर्चस्व के लिए सब कुछ होता है, कि धर्म का भी इस्तेमाल होता है, और ये सबने ये किया है जी। हर जगह जो है वो धर्म का जो है वो गलत इस्तेमाल होता है। आज तक जो है वो शैतान ने भी जो है ना अपना काम किया है, वो लोगों के सामने बिल्कुल, यानी कि मजहब का नाम लेकर, मजहब को बीच में लेकर आकर ये सारे की सारी चीजें हो जा रही है, और इसलिए हमें इन सब चीजों को रोकना इसलिए होगा। इसलिए तमाम इन मेहमानों को बुलाया गया है ताकि एक सॉल्यूशन निकाला जाए। जो दहशतगर्द लगातार पैर पसारने की हिंदुस्तान में कोशिश करते हैं या पूरी दुनिया में फैलने की कोशिश करते हैं, उनको रोका जाए और उनको नेस्तनाबूद किया जाए।